Today we are going to start Bayes' theorem. Statement: A1, A2, A3 An be an mutually exclusive and exhaustive event, and A is an event which occurs together with either of AI, that is, if A1, A2 An from a partitions of the sample space S and A be any event, then P AI by A is equal to P AI dot P A by AI by summation I is equal to 1 to n P AI P A by AI. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब होता है व्हेन टू और मोर इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ वन ऑफ देम अकर्स अदर कैन नॉट अकर. ठीक है, मीन्स अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास एक H आता है और एक T. ओके, बट H और T दोनों अकर हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे या तो H अकर होगा या तो T. ठीक है, तो इसी को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं. और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ही एग्जॉस्टिव इवेंट के इक्वल, मतलब दोनों इक्वल होते हैं, दोनों का डेफिनेशन सेम होता है. नाउ प्रूफ देखते हैं बेस थ्योरम का. लेट S be the sample space of the random experiment. Let S be the sample space and event is E1, E2, E3 En be exhaustive event. Exhaustive means if the total number of all possible outcome of an experiment. Okay, then S is equal to E1 union E2 union E3 union union En, and A is equal to A intersection S. Then A is equal, sorry, A is equal to A इंटरसेक्शन, यहाँ S का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे. सो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En. ओके, देन A इज इक्वल टू, इन सबको सेपरेट कर देंगे. A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन A इंटरसेक्शन E3 यूनियन A इंटरसेक्शन En. Then PA is equal to PA intersection E1 union PA intersection E2 union union PA intersection En. So is equal to PE1 dot PA by E2 plus PE2 dot PA by E2 plus PE3 dot PA by E3 PEN dot PA by En. So इन सबको एक जगह पे लेंगे तो इनका समेशन हो जाएगा. समेशन I इज इक्वल टू 1 to n PEI इंटू PA बाई EI. ये हो गया इक्वेशन 1. नाउ PA इंटरसेक्शन EI इज इक्वल टू PA इंटू PEI बाई A. देन PEI बाई A इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन EI बाई PA. इस टर्म को इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास PEI बाई A का वैल्यू आ जाएगा. Then by using this formula we get the base theorem जो हम लोग प्रूफ कर रहे थे. EI by A is equal to PEI dot PA by EI by summation I is equal to 1 to n PEI dot PA by EI.
नाउ बेस थ्योरम को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, माना दो बैग हम लोग लेते हैं। ये हुआ बैग 1, ये है बैग 2। ओके, मान लेते हैं कि बैग 1 में हमारे पास है 5 रेड बॉल और 8 वाइट बॉल। ठीक है, और माना कि बैग 2 में है 3 रेड बॉल एंड 4 वाइट बॉल। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कि जो हम एक दोनों में से किसी भी एक बैग से हम लोग को रेड बॉल निकालना है, और ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो हम लोगों ने रेड बॉल निकाला है वो बैग 1 से निकला है। तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो मान लेते हैं कि इस बैग से जो हम लोग रेड बॉल निकाले उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा E1, और इस बैग से जो रेड बॉल निकला उसका प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं E2। ठीक है, और हम लोग को निकालना है कि जो और रेड बॉल किसी भी एक बैग से, और उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो फर्स्ट बैग से निकाला गया है। सो लेते हैं ए, और ए को क्या मानेंगे कि ए मीन्स बॉल इज रेड। ठीक है, नाउ माना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? PE1 इंटू PA/E1 प्लस, क्योंकि दोनों बैग से बॉल निकालना है ना, तो किसी एक बैग को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, तो दोनों बैग से रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। सो PE1 डॉट PA/E1 प्लस PE2, ये हो जाएगा सेकेंड बैग के लिए। ओ शिट, PE2 इंटू PA/E2। ओके, सो PE1 क्या हो जाएगा? दोनों बैग से निकालना है, मतलब कोई सा भी बैग हो सकता है, तो किसी को भी हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे। सो दोनों का क्या हो जाएगा, मतलब दोनों में से निकालने का प्रायोरिटी क्या है हमारे पास? 1। सो दोनों इस 1 को दोनों में डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? 1/2 1/2। ठीक है, तो PE1 भी हो जाएगा हमारे पास 1/2। ओके, इंटू, अब बैग 1 में कितना रेड बॉल है? 5। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है? 5। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है? 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 प्लस PE2 भी क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू PA/E2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना रेड बॉल है? 3, और टोटल नंबर ऑफ बॉल बैग 2 में कितना है? 7। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा? ठीक है, सो हम लोगों ने पी
ए निकाल लिया है, कितना आया था हम लोग को 1/2 इंटू 5/13 प्लस 1/2 इंटू 3/7। ठीक है। नाउ अब हम लोग निकालेंगे, हम लोग को फाइंड करना है कि वो जो बॉल है वो बैग 1 से निकला है, तो हम लोग निकालेंगे क्या, P(E1) क्या था बैग 1 के लिए, सो इसलिए P(E1)/A, और A क्या है कि वो जो रेड बॉल है वो बैग 1 से निकला है। सो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि जो बेस में रहता है वो नीचे आता है। सो पहले ही हम लोग PA लिख लेंगे, हो गया, और देन ऊपर क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। सो P(E1) इंटू PA/E1। ठीक है। सो अब हमारे पास PA1 आ गया है, और बेस थ्योरम यही बोलता है कि P जो ये टोटल जिस बल्ब का प्रोबेबिलिटी निकालना है उसका जो टोटल कंडीशन होता है वो हम लोग ऊपर लिख देंगे, और जो बॉल निकालना है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है। सो यहीं पे ये सॉल्व होता है। बाकी ये तो हम लोगों ने आगे पढ़ा है कि इसका कैसे, मतलब PE1 हमारे पास दिया हुआ है 5/13। ठीक है। और बाकी PA, या ये A है, H नहीं है। ठीक है। PA/E1 भी निकाल लेंगे, और उसको PA से डिवाइड कर देंगे। PA हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुका है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का बेस थ्योरम भी कंप्लीट होता है। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट वहाँ पे हम लोगों को बायनोमियल थ्योरम में ही थोड़ा यूज़ करना था, इसलिए हम लोग डिटेल में नहीं गए थे, बट यहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को पहले पढ़ना है रैंडम वेरिएबल क्या होता है। सो रैंडम वेरिएबल इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सैम्पल स्पेस। मीन्स जो रैंडम वेरिएबल होता है वो सैम्पल स्पेस में ऑलरेडी डिफाइंड होता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। व्हेन 2 कॉइन आर टॉस्ड, इट्स आउटकम ऑफ सैम्पल पॉइंट कैन बी HH, HT, TH एंड TT। ये हम लोग को पता है कि कोई भी दो कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो हम लोग को क्या क्या आउटपुट क्या क्या इवेंट्स मिलेंगे, HH, HT, TH एंड TT। सो अब ये सब क्या ये जो हमारे पास आया वो क्या है, सैम्पल स्पेस। तो इसको S करके एक सेट के फॉर्म में इसको लिखेंगे। सो आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट वी काउंट द नंबर ऑफ हेड एंड डिनोट इट बाय X। मीन्स जो हमारे पास सैम्पल स्पेस आया उसमें से नंबर ऑफ H को हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है। और उस H के बेसिस पे हम लोग बेस थ्योरम को प्रूव करेंगे। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने लिया है कि हम लोग जो हेड आएगा उसको कैपिटल X से डिनोट करेंगे। सो X इज इक्वल टू XI, वेयर XI डिनोट द आउटकम ऑफ हेड, एंड P इंटू X इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड इज इक्वल टू PI। सो X के में लिखेंगे कि नंबर ऑफ हेड मीन्स कब जब हेड 0 हो तो क्या होगा, जब हेड 1 हो तो क्या होगा, जब हेड 2 हो तो क्या होगा। सो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है। ओके। ना हम लोग सैम्पल स्पेस से ऑब्जॉर्व करेंगे कि जब H 0 हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे 4 ही आउटपुट है हमारे पास, HH, HT, TH, TT। इन तीनों में H है बट TT में H नहीं है, तो हमारे पास कितना आउटपुट आ जाएगा 1/4, क्योंकि एक ही टर्म है जिसमें H नहीं है। सो हो गया 1, और टोटल कितना है 4, तो ये होगा 1/4। देन सेकेंड में करना है कि जब H 1 हो, तो यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, तो एक H वाले हमारे पास 2 है। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन, एक मिनट, 2, अरे यार 2/4।
ठीक है, 2 हमारे पास h हो गया और टोटल नंबर ऑफ आउटपुट क्या है 4। सो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। सो इसी को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है 1/2। और लास्ट में है कि जब h का नंबर 2 हो तो यहाँ पे दो h सिर्फ एक ही में है यहाँ पे, सो 1/4। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आया होगा कि ये हम लोगों ने कैसे लिखा। नाउ नेक्स्ट, सो समेशन पी आई, क्या था, नंबर ऑफ हेड क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। हम लोग इस फर्स्ट जब हेड 0 है उसको ले लेंगे P1, जब हेड 1 हो तो उसको लेंगे P2, जब हेड 2 हो तो लेंगे P3। सो अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका टोटल सम हो जाएगा हम लोग के पास 1, जो प्रूव करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट हमारे पास 1 होता है। प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम क्या होता है 1 और मिनिमम क्या होता है 0। तो कोई भी आउटपुट हो वो 0 और 1 के बीच में लाई होना चाहिए, जो यहाँ पे प्रूफ हो गया। नाउ टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल, देयर आर 2 टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल, फर्स्ट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सेकंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसका डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ा था, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। Now, what is discrete random variable? A random variable is said to be discrete if it takes only a finite or an infinite but countable number of value. मीन्स रैंडम वेरिएबल में फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट हो सकते हैं, लेकिन बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जो नंबर काउंट होता है बस उसी मतलब काउंटेबल नंबर को ही डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में रखते हैं। ओके, now continuous random variable. A continuous random variable is a random variable that can take on any value in an interval of 2 number. मीन्स 2 नंबर के बीच लाई करने वाले सारे इवेंट्स को कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इंक्लूड करता है अपने अंदर। ठीक है, ना देखते हैं अब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। According to mathematical expectation of a random variable is obtained by multiplying each probable value of the variable by its corresponding probability and then adding these product. Let a random variable x assume the value x1 x2 xn with probability p1 p2 pn respectively, then the mathematical expectation of the variable capital X is defined as, यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट ये है, अदर नेम फॉर द मीन आर एवरेज और एक्सपेक्टेड वैल्यू ex, दिस इज नोन एज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मीन्स ex को हम लोग मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को हम लोग ex से डिनोट करते हैं। सो ex क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सबका मल्टीप्लिकेशन का एडिशन करना है। सो x1 p1 x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2 प्लस प्लस xn इंटू pn। सो यहाँ पे ये सब ये एडिशन है पूरा n टर्म का, सो इसको हम लोग समेशन के रूप में लिखेंगे, तो समेशन xi इंटू pi। ठीक है, तो बेस थ्योरम का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। सो बेस थ्योरम वेरिएंस हम लोग को पता है, उसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और वेरिएंस इज इक्वल टू एस डी स्क्वायर। एस डी क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन, और हम लोग को मीन पता है कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n xi pi, ये हो गया मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, तो बेस थ्योरम यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा बेसिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जो हम लोग को यहाँ प्रोबेबिलिटी में यूज़ होगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जितना प्रोबेबिलिटी में यूज़ है उतना ही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा, सो जस्ट तब तक के लिए इतना पढ़िए।